नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं बीमा और इंश्योरेंस से जुड़ा अपना फेवरेट वीकली शो बीमा हो तो ऐसा, जिसमें बीमा और इंश्योरेंस से जुड़े तमाम टॉपिक्स, तमाम मुद्दे हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं हर हफ्ते और उसको एक्सपर्ट्स के जरिए आसान भाषा में डिकोड करते हैं ताकि आप आसानी से बीमा से जुड़े जो फैसले हैं उसको आप एक तरह से उसके फैसले ले सकते हैं। आज का शो भी बेहद खास है और आज का शो जो है वो खास तौर पे बिजनेसमैन यानी कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक तरह से डेडिकेटेड है। देखिए, कारोबार में जोखिम हर दिन साथ चलता है। एक गलती, एक दुर्घटना और सालों की मेहनत पल में खत्म। बीमा किसी भी अनहोनी से बचाता है यहाँ पर, लेकिन जब बात कारोबार की हो तो जोखिम और जिम्मेदारियां दोनों जो होती हैं वो बढ़ जाती है। कई व्यापारी बीमा को सिर्फ खर्च मानते हैं, जबकि दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, गोदाम, स्टाफ, मशीनें, कच्चा माल, तैयार माल, सबकी जो सेफ्टी होती है वो कारोबारों की एक तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी होती है। इस हफ्ते बीमा हो तो ऐसा में जानते हैं कि छोटे बड़े कारोबारियों के लिए कौन से बीमा यहाँ पर ज़रूरी हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से बीमा प्लान कारोबारियों के लिए ज़रूरी होते हैं, अवेलेबल कौन से हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि आपका व्यापार किसी भी अनहोनी में रुके नहीं, मजबूती के साथ वो आगे बढ़ता रहे। तो आज के ऑन द शो में और क्या क्या है, चलिए वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस या फैक्ट्री के लिए कौन सा बीमा सही है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे कि बिजनेस या फैक्ट्री के लिए अलग अलग तरह के बीमा होते हैं, लेकिन कौन सा बीमा इन दोनों के लिए यहाँ पर सही है। उसके बाद जानेंगे कि मन की पूरी शांति के लिए कौन सा बीमा ज़रूरी होता है, यानी कि ऐसा कोई एक बीमा जो कि ओवरऑल सारे आपके कवर्स जो हैं वो यहाँ पर कवर कर ले। तो ऐसा कौन सा बीमा है जो कि मन की शांति के लिए यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जानेंगे कि शॉप इंश्योरेंस और फायर बीमा में क्या अंतर होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि फायर इंश्योरेंस ले लिया तो वो काफ़ी होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक शॉप इंश्योरेंस भी होता है। तो फिर उन दोनों में जो है वो यहाँ पर क्या फ़र्क होता है, उसको जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बिजनेस ओनर पॉलिसी किसके लिए यहाँ पर सही होती है। बिजनेस ओनर्स की जो पॉलिसी होती है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या ग्राहक हैं, उनके लिए सही होगी, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे चर्चा। और आखिर में बात होगी कौन सा बीमा देगा एसेट्स को पूरी सुरक्षा। कौन कौन से इंश्योरेंस आप मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपके एसेट्स को एक तरह से यहाँ पर कवर करेंगे, पूरी सुरक्षा किसमें मिलेगी। तो ये सब बातें ऑन द शो में हैं और कई सारी बातों पे और भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं भोपाल के एक छोटे कारोबारी की कहानी, जहां एक अनहोनी ने पूरे बिजनेस को यहाँ पर रोक दिया। देखिए ये स्टोरी। भोपाल के राजेश अग्रवाल होम फर्निशिंग की दुकान चलाते थे। दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कुछ ही मिनटों में उनका पूरा कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। राजेश ने सिर्फ फायर इंश्योरेंस ले रखा था, जबकि नुकसान में स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनें और कर्मचारियों का वेतन सब शामिल था। नुकसान बहुत बड़ा था और व्यापार महीनों तक ठप रहा। राजेश की तरह लाखों कारोबारी जानना चाहते हैं कि बीमा के ऐसे कौन से विकल्प हैं जो नुकसान से भरपाई तो करें, साथ ही बिजनेस भी चलता रहे। तो राजेश जी की तरह कई लोगों ने ऐसे नुकसान उठाए होंगे और उनके मन में कई सारे सवाल होंगे कि ऐसे नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, कौन से ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है मार्केट में जो अवेलेबल है और उनके लिए कौन सा मुफीद रहेगा। आज के शो में इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इस शो में चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हो रही हैं पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस की प्रैक्टिस हेड ऑफ लायबिलिटी एंड स्पेशलिस्ट रिस्क एवा सहवाल। सहवाल जी, आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आज। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, सबसे पहले ये सवाल यही है कि कारोबारियों के बीच में अक्सर ये एक मिथ भी होता है कि बीमा एक एडिशनल खर्च होता है, एडिशनल लायबिलिटी होती है जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। क्या आप यहाँ पर समझा सकती हैं कि बीमा वास्तव में खर्च नहीं बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर, यहाँ पर एक निवेश के तौर पर इसको लेना चाहिए? जी, ये काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है एंड बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस एक एक्स्ट्रा खर्चा है, कि हम हमेशा प्रीमियम देते हैं बट क्लेम्स नहीं मिलते हैं। और ये परसेप्शन ज़्यादातर पहले हुए बैड एक्सपीरियंसेस या इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आता है। लेकिन रियलिटी में इंश्योरेंस एक काफ़ी यूजफुल एंड जैसे आपने बोला एक रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज या फिर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाता है और जब कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस हो तब ये काफ़ी यूजफुल होता है। आप खुद अपने रिस्क स्ट्रैटेजी बनाकर उसके हिसाब से इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि आप पहले समझ सकते हैं कि
आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप पहले अपने फिजिकल एसेट को सिक्योर कीजिए, उसके बाद आप अपने लीडरशिप या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के लिए कवरेजेस लीजिए। उस हिसाब से आप अपना कोई भी इंश्योरेंस का प्लान कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर छोटी सी प्रीमियम आज देने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कल जो आपका कभी कोई डैमेज होता है या आपको कोई लॉस होता है, फायर, फ्लड या कोई लॉ सूट आने की वजह से, तो आपको खुद को ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बिल्कुल सही बताया मैम आपने। लेकिन मैम शॉपकीपर इंश्योरेंस जो होता है वो किस तरह से, एक तरह से फायर या बर्गलरी इंश्योरेंस से अलग होता है, और एक तरह से ये किस तरह की पूरी सुरक्षा जो होता है वो एक तरह से यहाँ पर हमारे जो इंश्योरेंस होल्डर्स होंगे उनको दे सकता है? जी। फायर और बर्गलरी इंश्योरेंस होता है वो काफ़ी बेसिक और काफ़ी लिमिटेड इंश्योरेंस होता है, और वो काफ़ी बेसिक चीज़ों को ही कवर करता है। बट शॉप्सकीपर के लिए एक ऑल राउंड पैकेज पॉलिसी है जिसमें मल्टीपल टाइप के रिस्क पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। तो फायर और बर्गलरी के अलावा इन एडिशन टू दैट शॉपकीपर पॉलिसी में फ्लड, स्टॉर्म, बिल्डिंग या स्टॉक का डैमेज, कस्टमर को प्रेमाइस पे अगर कोई चोट आ जाए उसका लाइबिलिटी कवर, या फिर एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी या कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट या मनी लॉस हो गया है इन ऑन प्रेमाइस या फिर इन ट्रांजिट, कोई साइन बोर्ड, नियॉन बोर्ड का डैमेज हुआ, या कोई इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर कोई बिजनेस इंटरप्शन लॉस आ जाए, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाते हैं फायर और बर्गलरी के साथ एक शॉपकीपर्स पॉलिसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कवर होती हैं शॉपकीपर इंश्योरेंस के लिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो फायर और बर्गलरी इंश्योरेंस के साथ। मैम अगर कोई छोटी टेक्सटाइल कंपनी है किसी के पास और उसके लिए वो इंश्योरेंस अगर लेना चाह रहा है, तो कौन कौन से यहाँ पर बीमा प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और कौन से प्रोडक्ट्स उसको लेने चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा कंप्लीट पैकेज वाला एक कवर है जिसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं, जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए? जी। अक्सर स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बिजनेस ओनर पॉलिसी काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल जो एसेंशियल कवर है उसको एक पॉलिसी के अंदर कंबाइन कर देता है। तो कंपनीज को या एसएमईज को मल्टीपल पॉलिसी नहीं लेकर एक ही पॉलिसी लेनी पड़ती है। तो उसके अंदर जैसे उनका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, जैसे आपकी स्टॉक, मशीनरी, फिक्सचर्स, फायर और थेफ्ट या फिर डिजास्टर्स को लेकर, या फिर उनका लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर हो जाएगा जो कि कोई थर्ड पार्टी से उन पे अगर कोई लॉ सूट आ रहा है या फिर कोई बॉडीली इंजरी हो गई, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। एक फिडिलिटी गारंटी का भी एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर अगर एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड या डिसऑनेस्टी करी है तो उसकी भरपाई होती है। टेररिज्म कवर है, ग्लास इंश्योरेंस है, एस्केलेशन क्लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से यहाँ पर कवर होती हैं। मैम जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि बिजनेस ओनर पॉलिसी एक होता है जो कि संपूर्ण एक तरह से उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं, लेकिन मैम ऑब्वियस बात है कि ये एक आदर्श भी माना जाता है स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के लिए। मैम इसमें एक तरह से आप और कौन सी चीज़ें देखती हैं जो कि लोग के दिमाग में होती हैं और जो कभी कभी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें कवर नहीं होती या फिर कवर होना चाहिए उसमें? देखिए, बहुत सारी पॉलिसीज में हमको ये जानना पड़ता है कि कौन कौन से एक्सटेंशन कवर हुए हैं, बिकॉज क्या होता है, आप ऑप्शनली चूज कर सकते हैं। आप कोई चीज़ें अपने बिजनेस के हिसाब से चूज करके देख सकते हैं। ज़्यादातर क्या कवर नहीं होता है कि कोई फॉल्स क्लेम आए हैं या कोई पुराने केसेस हैं जो अब आपने पॉलिसी नहीं ले रखे तब के आप लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई बहुत मतलब कोई कॉमन चीज़ें हैं जो नहीं कवर होती है, जो लीगली इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर कर सकती। सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो कवर नहीं होती है। मैम अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर यहाँ पर बात करें, जो फैक्ट्रीज होती है और सर्विस बिजनेस होते हैं, तो उनके लिए कौन से बीमा यहाँ पर आप एक तरह से यहाँ पर सुझाएंगी? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इंश्योरेंसेस वो चूज कर सकते हैं। बेसिकली उनको क्या कवर करना है, एक तो उनका जो प्रोडक्ट जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनके जो बिल्डिंग और जहाँ पे उनका प्रेमाइस है वो कवर करना है। तो उसके लिए वो फायर पॉलिसी ले सकते हैं, बर्गलरी ले सकते हैं, बिजनेस इंटरप्शन ले सकते हैं, सीजीएल ले सकते हैं, और प्रोडक्ट के लिए उनकी प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अगर उनका ऑनलाइन है सामान तो वो साइबर इंश्योरेंस भी देख सकते हैं। ऑनलाइन सामान भी अगर है तो फिर एक तरह से साइबर इंश्योरेंस भी यहाँ पर लिया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। मैम अगर जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस की यहाँ पर बात करें
तो ये कौन कौन सी सिचुएशन में काम आ सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें कवर हो सकती हैं? जी, जनरल इंश्योरेंस आई मीन जनरल लाइबिलिटीज को हम सीजीएल भी कहते हैं। तो सीजीएल ज्यादातर उन कंपनीज को लेना चाहिए जिनके प्रेमाइस पर कोई थर्ड पार्टी आती है या फिर उनके प्रोडक्ट कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें जो प्रेमाइस का होता है, उसमें अगर जैसे आपकी शॉप हुई, आपकी फैक्ट्री हुई, आपका शोरूम हुआ वगैरह, और उसके अंदर कोई बाहर से आते हैं आपके कस्टमर वगैरह, और वहां पे कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो गया, या फिर कोई आपके एम्प्लॉय बाहर गए हैं और उनसे किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। फॉर एग्जांपल आपके शॉप या आपके प्रेमाइस पे कोई आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, वो आग फैल के किसी और के प्रेमाइस को भी जला गई, या फिर आपका प्रोडक्ट है वो उसको किसी से मतलब उस प्रोडक्ट के वजह से किसी को बॉडी इंजरी हुई है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या फिर कोई एडवर्टाइजिंग या कॉपीराइट रिलेटेड लीगल केसेस होते हैं, ये पॉलिसी उसका डिफेंस कॉस्ट, लॉयर फीस और सेटलमेंट अमाउंट जैसी और भी कवरेज है वो कवरेज देती है। मैम, इनकेस जैसे कि फायर सिचुएशन में आपने भी ये जिक्र किया कि मतलब कुछ और प्रॉपर्टी हो गई या प्रॉपर्टी से बाहर कोई चीज़ हो गई, उसको भी अगर इसमें डैमेज हो जाता है तो फिर उसमें भी एक तरह से यहाँ पर कवर मिलता है, एम आई राइट? जी जी। ओके मैम, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के लिए खास तौर पे ये बोला जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल बिजनेस के लिए खास तौर पे बनाए गए हैं। ऐसा क्यों है कि ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, और एक तरह से कैसे सब मैम ये बीमा व्यापारियों को किस तरह से ये बचाता है? जी, आप खुद सोचिए, अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपसे गलती से बन गया, आपको पता भी नहीं चला, और उसके वजह से आपके कस्टमर्स को कोई नुकसान पहुंचता है, चाहे इंटेंशनल हो या फिर नहीं हो, आप पर लीगल दावे या फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस उसका आ जाता है, और उसके वजह से आपके खुद के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस ऐसी ही सिचुएशंस के लिए डिजाइन की गई है। ये पॉलिसी बेसिकली लीगल एक्सपेंसेस, जो सेटलमेंट है, कॉम्पनसेशन पे आउट, पीआर कॉस्ट वगैरह कवर करती है। सो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और ट्रेडर सबके लिए ये पॉलिसी काफी एसेंशियल है, क्योंकि एक ही सिंगल प्रोडक्ट में डिफेक्ट पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मतलब आफ्टर इफेक्ट जो है उसको एक तरह से संभालने के लिए ये वाला जो इंश्योरेंस है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस हो गए और इससे जुड़े तमाम तरह के जो कवर्स होते हैं वो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। मैम, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या शामिल होता है, और ये कवरेज किन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या कहना है मैम इस पर? तो पहले जो हम 2 प्रोडक्ट्स की बात किए थे वो थर्ड पार्टी के रिलेटेड थी, कि भाई आपके कोई कंपनी के वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचता है, तो वो। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके खुद के फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर आपके खुद के फिजिकल एसेट, बिल्डिंग वगैरह को फायर, थेफ्ट या नेचुरल डिजास्टर के वजह से कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो इसमें क्या क्या कवर होगा? आपके बिल्डिंग, आपके स्ट्रक्चर्स, आपके बिजनेस के मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कोई भी फिक्सचर्स, फिटिंग जैसे एयर कंडीशनिंग हो गई, लाइटिंग हो गई, कोई भी इसके अंदर फायर और अलाइड पेरिल्स कवर होते हैं, जैसे फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, और ये आपको एड ऑन के तरीके से आपको इसको ऐड कराना है। कोई भी बर्गलरी, थेफ्ट, बिजनेस इंटरप्शन वगैरह इसमें कवर हो जाता है। ओके, तो ये बात हो गई एक तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को लेके। यहाँ पर जो राय निकल के आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट मैम ने यहाँ पर बताया उसके बारे में। मैम, जैसे कि कई सारी फैक्ट्रीज होते हैं उसमें कई लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, तो मैम उनके लिए बोला जाता है कि वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस होता है वो कितना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, और क्या ये सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री पर लागू होता है या फिर सिर्फ छोटे कारोबारियों तक ही यहाँ पर सीमित है, या उन्हीं को ही लेना चाहिए सर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रीज के लिए ही कोई भी इंश्योरेंस बना है। हालांकि मेरा खुद का राय ये है कि छोटे कंपनीज को इनकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का तो फाइनेंशियल थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है कि कल को कोई क्लेम आ जाए तो वो मैनेज कर ले। अब जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस जो है वो हर बिजनेस के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी फैक्ट्री हो। ये एम्प्लॉयज को वर्क रिलेटेड इंजरीज या डेथ होने पर मेडिकल और वेज लॉस कवर करता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल एक्सीडेंट भी मेजर फाइनेंशियल हिट ला सकता है। ये पॉलिसी एम्प्लॉयर को लीगल और मॉरल दोनों लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है।
तो वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस जो है यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं या बड़ी जो कंपनीज हैं उन्हीं पे ही लागू हो। छोटे कारोबारी जो है, छोटे जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैम यहाँ पर एक तरह से सुझाव देते हुए दिख रही है। मैम इस बीच कई सारे कॉलर्स के और कई सारे दर्शकों के यहाँ पर सवाल भी आ गए हैं, तो एक एक करके चलो उनके सवाल भी हम लोग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। आगरा से अजय दुबे हैं मैम, ये कह रहे हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर है, तो इन्हें कौन सा बीमा यहाँ पर लेना चाहिए? मेडिकल स्टोर है, इंश्योरेंस की एक तरह से यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, कौन सा इंश्योरेंस इनके लिए सही रहेगा? नमस्ते अजय जी। आपके मेडिकल स्टोर के लिए आपको एक शॉपकीपर्स इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस और बर्गलरी और मनी इन ट्रांजिट कवर लेना चाहिए। ओके, शॉप इंश्योरेंस। मैम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकती है क्लेम में आप? तो शॉपकीपर्स इंश्योरेंस जिसके पहले भी हमने ये बात करी थी वो, और जो इनका स्टॉक जो इनकी कंपनी इनके स्टोर के अंदर रहता है वो, बर्गलरी और मनी इन ट्रांजिट। जो बर्गलरी है कि अगर कोई चोरी हो जाए स्टॉक की पैसे की वो, और जो पैसा अगर ये कोई ट्रांजिट में कहीं लेकर जा रहे हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं या कहीं पे भी, अगर वो उस टाइम पे चोरी हो जाए तो वो उसका कवरेज मिलता है। तो अजय जी आपको मोस्टली मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि 3 तरह के इंश्योरेंस आपको यहाँ पर लेने की जरूरत है, जैसे कि मैम ने बताया, शॉप इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस और स्टॉक इंश्योरेंस। तो ये आपकी मेडिकल स्टोर जो है उसके जो कारोबार है उसको यहाँ पर एक तरह से सेफगार्ड करेगा। जयपुर से सुनीता गुप्ता है मैम, ये कह रहे हैं कि क्या किराए की दुकान में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी कवर मिलता है? नमस्ते सुनीता जी। हाँ, रेंटेड शॉप के लिए भी आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मिल सकता है, और इसके अंदर टेनेंट के इम्प्रूवमेंट और स्टॉक दोनों कवर किए जा सकते हैं। ओके, तो ये भी एक तरह से क्लैरिटी मिल रही है सुनीता जी। आपके सवाल का जो जवाब है वो है यहाँ पर हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पर आपकी जो किराए की दुकान है वहाँ पर भी आपको एक तरह से इंश्योरेंस जो होगा वो मिलेगा। उन्नाव से मैम धर्मेंद्र यादव हैं, ये कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में माल कुछ दिनों के लिए आता है, बीमा के लिए प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कैसे कराया जा सकता है इसमें? ये मैम एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि कई लोग तो सोचते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी तो है, कारोबार तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए जिसके हिसाब से वो प्रीमियम और इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकें। जी। नमस्ते धर्मेंद्र जी। आपका कोल्ड स्टोरेज के गुड्स का वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू या इनवॉइस पर होता है, तो डिक्लेरेशन बेसिस पे एवरेज स्टॉक डिक्लेयर करना होता है, और ट्रांसपेरेंट स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसी तरह जैसे कि धर्मेंद्र जी ने और तमाम सुनीता गुप्ता जी ने, अजय दुबे ने जैसे आपसे सवाल पूछे हैं, वैसे ही आप लोग भी हमसे सवाल यहाँ पर कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके इंश्योरेंस से जुड़े हुए वो हम लोग यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यूट्यूब पे तो आप अपने सवाल हम लोग को भेजते ही हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप पे 9354027995 पर भी जाके आप अपने सवाल हम लोग को भेज सकते हैं। इसमें सिंपली आपको करना ये है कि INSU लिखना है, आई कैपिटल रहेगा, NSU ये इंश्योरेंस के इनिशियल्स हैं, इसको लिखकर उसके बाद अपने सवाल जो है वो यहाँ पर आप स्ट्रेट अवे हम लोग को भेज सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अगले शो में यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करें और अपने गेस्ट के जरिए उसके सवाल के जवाब जो हैं वो अच्छे से आपको यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए फिर, अब ये तो बात हो गई इंश्योरेंस के और कई सारे सवालों को लेके। तो 3 सवाल हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, और भी सवाल अभी हम लोग धीमे धीमे अपने शोज में यहाँ पर हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या चतुर्वेदी के पास, जो बताएंगी कि एक फैक्ट्री के लिए अलग अलग शहरों में बीमा का जो प्रीमियम है वो कितना हो सकता है। ओवर टू यू दिव्या। जी अभिषेक जी, बिल्कुल जैसा कि आपकी चर्चा चल रही है किस तरीके से जो है शॉप इंश्योरेंस एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है किसी भी शख्स के लिए जो किसी शॉप को चलाता है, किसी फैक्ट्री का ओनर है उसके लिए। लेकिन आपको चलिए बताते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिंपल बिस्किट फैक्ट्री है तो फिर किस तरीके से अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रीमियम आपको उसके इंश्योरेंस के लिए देना पड़ेगा। देखिए बिस्किट फैक्ट्री है, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग जिसमें से 10 करोड़ की है जहां पर फैक्ट्री लगी हुई है, मशीनरी भी उसमें 10 करोड़ की है मान लेते हैं, स्टॉक जो है 5 करोड़ का उसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर 25 करोड़ जो है आपकी लागत है। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया। अगर खुदा ना खास्ता कुछ फैक्ट्री में होता है तो फिर इतने का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, जिसको बचाने के लिए आप इंश्योरेंस लेंगे, शॉप इंश्योरेंस लेंगे। लेकिन अलग अलग शहरों में देखिए किस तरीके से इस इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका बनेगा। अगर 25 करोड़ की आपकी फैक्ट्री पर आपने एक इंश्योरेंस लिया है, तो दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजधानी है देश की, दिल्ली में आपको सालाना प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम जो है इस तरीके के इंश्योरेंस का लगभग 3,83,500 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। 25 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, अगर 25 करोड़ की आपकी फैक्ट्री में लागत है और उसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो मुंबई की वहीं अगर बात कर लें
वहां पर 3,39,250 रुपए का प्रीमियम आपका वार्षिक बन जाएगा। इतना आपको अपने इंश्योरेंस के लिए देना पड़ेगा। कानपुर की अगर बात करें, देखिए थोड़ा छोटा शहर है, इसमें अगर आए थोड़ी सी आपको सस्ते में एक चीज मिल जाती है, एक ऑफर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं है। आपको अगर कानपुर में आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, उस पर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, 25 करोड़ की आपकी फैक्ट्री है, तो 3,24,500 रुपए के आसपास का आपका वार्षिक प्रीमियम बन जाएगा। इतना प्रीमियम आपको सालाना देना पड़ेगा। जयपुर की वहीं अगर बात कर लें, जयपुर में आपको यही प्रीमियम सेम रेट पर 3,24,500 रुपए पर देना पड़ेगा। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात कर लें, चंडीगढ़ भी एक जाना माना जो है जगह है जहां पर फैक्ट्रियां, बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। वहां की अगर बात करें तो आप अगर वहां पर शॉप इंश्योरेंस लेते हैं, इसके आसपास यानी कि 25 करोड़ के आसपास की आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई शॉप है, इतने की लागत उसमें लगी हुई है, फिर आपने इसका इंश्योरेंस लिया, तो चंडीगढ़ में आपका बनेगा सालाना प्रीमियम 3,83,500 रुपए। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक इतना प्रीमियम आपको सालाना अलग अलग शहरों में अपने शॉप इंश्योरेंस के लिए देना होगा। थैंक यू दिव्या, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब एक अगर फैक्ट्री है, एक बिल्डिंग है, जिसकी मतलब एक उदाहरण के तौर पे आपने ये समझाया, तो उसमें अलग अलग शहरों में कितना प्रीमियम एक तरह से पे करना पड़ेगा। एक क्लैरिटी यहाँ पर कुछ शहरों की यहाँ पर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए। मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में अभी ये भी एक आ रहा था कि जैसे कि कोई कारोबार जो होते हैं, कैसे तय करें कि ये तो एक उदाहरण हो गया कि 25 करोड़ का उसका एक तरह से यहाँ पर पूरा जो स्टॉक है, जो पूरी एक वैल्यूएशन बन के आई है, उसके हिसाब से वो अपना प्रीमियम यहाँ पर दे सकता है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज कैसे मैम ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी कंपनी कितनी वैल्यूएशन की है और किस हिसाब से वो एक तरह से जो प्रीमियम होती है वो चार्ज करती हैं? प्रीमियम डिपेंड करता है एक चीज पर नहीं, बट काफी मल्टीपल फैक्टर्स पर। आपके बिजनेस का साइज क्या है, आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, आप स्टॉक की वैल्यू क्या रख रखे हैं, आपका रिस्क एक्सपोजर क्या है, आपने प्रिवेंटिव या फिर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले रखे हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, इनफैक्ट आप किस बिजनेस में है उसका भी काफी इम्पॉर्टेंट रहता है। स्मॉल बिजनेसेस को कम से कम एसेट रिप्लेसमेंट वैल्यू या बराबर कवर लेना चाहिए। और आई थिंक ये ज़रूरी रहता है कि आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, वही इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर्स देखते हैं। रिस्क प्रोफाइल भी जो होता है वो एक तरह से यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो अंडरराइटिंग एलिमेंट के तौर पे यहाँ पर लेते हैं, और उसके हिसाब से जो होता है वो एक तरह से यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर चार्ज करते हैं। मैम, जो कारोबारी अपना काम एक्सपोर्ट वाला भी करते हैं, जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मैम उनके लिए भी कोई बीमा पॉलिसी या कोई बीमा प्रोडक्ट यहाँ पर है? और जिससे कि भारत में के बाहर जो सामान जा रहा है, अगर उसको कोई नुकसान हो तो उसकी एक तरह से यहाँ पर भरपाई हो सके? जी बिल्कुल। एक्सपोर्टर्स के लिए दो पॉलिसीज काफ़ी की होती है। एक तो है मरीन इंश्योरेंस, तो जो अगर उनका ट्रांजिट के दौरान गुड्स का कोई लॉस, थेफ्ट या डैमेजेस कवर करता है, चाहे वो सी, एयर या रोड के किसी भी टाइप के शिपमेंट से हो रहा हो। दूसरा एक काफ़ी इंटेंजिबल रिस्क को कवर करता है, जो है क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस। एक्सपोर्टर्स को बायर डिफॉल्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होने वाले फाइनेंशियल लॉस को की वजह से ये प्रोटेक्शन मिलता है इस पॉलिसी के थ्रू। ओके, तो दो तरह के इंश्योरेंस मैम ने रिकमेंड किए हैं यहाँ पर। एक तो मरीन इंश्योरेंस और दूसरा जो है वो है क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, जो कि एक तरह से अगर कोई एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में एक तरह से सामान एक्सपोर्ट होता है, तो उसकी सेफ गार्डिंग के लिए ये दो तरह के इंश्योरेंस हैं जो कि एक तरह से लिए जा सकते हैं। मैम, अगर दुकान या फैक्ट्री में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या दंगे फसाद की वजह से उसको अगर नुकसान हो जाए, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी जैसी सिचुएशन अगर आ जाए, तो उसमें ऐसी घटनाओं में मैम जो क्लेम प्रोसेस होता है वो कैसे रहता है? और बीमा लेने के दौरान मैम किन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर एक तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए एक तरह से यहाँ पर? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीमियम ही इस हादसे के वजह से ले रहे हैं, तो हमको क्लेम प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर जैसे ही आपको लॉस हो, आप तुरंत ही इंश्योरर कंपनी या फिर आपका ब्रोकर या एडवाइज़र है उनको नोटिफाई करें। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी बताएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। वो एक सर्वेयर डिप्यूट करते हैं, वो सर्वेयर आकर सर्वे करके जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे फोटोज या वीडियो एविडेंस हो गए, आपको एफआईआर करवाना पड़ता है, आपको क्लेम फॉर्म है वो भरना पड़ता है, क्लेम असेसमेंट और सेटलमेंट की रिपोर्ट जो होती है सर्वेयर वो आपको बनाकर देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर और क्या है कि भी डैमेज रिपोर्ट है, कभी कभार ओनरशिप प्रूफ लगता है,
स्टॉक वैल्यूएशन, इंसिडेंट रिपोर्ट, एफआईआर, पुलिस कॉपी, ये सब मैंने आपको बोले दिया है। तो नोटिफाई द कंपनी, यानी कि सबसे पहले तो आपको एक तरह से जो कंपनी है बिल्कुल। जहाँ से आपने एक तरह से इंश्योरेंस लिया हुआ है उनको आप नोटिफाई ज़रूर करें। उसके बाद कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लग सकते हैं, एफआईआर की कॉपी हो सकती है, उसमें फोटो एविडेंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रोकर होगा वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपको देगा। तो जब ऐसी कोई क्लैमिटी आए तो उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो शामिल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो एक तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैम, कई लोग क्या होता है कि बिजनेस लोन भी लेते हैं और बैंक फाइनेंस भी एक तरह से यहाँ पर करवाते हैं जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो मैम, क्या उसके साथ भी कोई बीमा जो होता है वो यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है ऐसे लोन्स के साथ लेना? बिजनेस लोन्स जब वो लेते हैं तो बैंक्स अपने आप कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो साथ में देती हैं, जैसे शॉपकीपर्स पॉलिसी हो गई, बिजनेस ओनर्स पॉलिसी होगी जिसके अंदर फायर वायर डैमेज का अपने आप कवरेज मिल जाता है। तो ऐसी पॉलिसीज बैंक अपने आप आपको उनके पार्टनर्स के थ्रू एडवाइस कर देती है। कंपलसरी नहीं होता लेकिन मैम, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, या नहीं, आपकी क्या राय है? कंपलसरी नहीं होता, बट ज्यादातर ये आपके हित के लिए ही होता है। मैंने खुद ने ऐसे क्लेम्स देखे हैं जहां इन छोटी सी प्रीमियम की वजह से बहुत ज्यादा बड़े नुकसान बचे हैं। तो एडवाइस दी जाती है एक तरह से, आपके हाथ में है कि आपको उसको लेना है कि नहीं लेना जी। है। मैम, बहुत से व्यापारी सिर्फ फायर पॉलिसी लेते हैं, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो जोखिम उससे भी ज़्यादा एक तरह से व्यापक हो गया है। तो क्या सिर्फ मैम फायर कवर लेना अब पुराना और अधूरा कदम एक तरह से माना जा रहा है? आपको क्या कहना है इस पे? जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक आज का बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी डायनामिक है और इसके अंदर सिर्फ फायर पॉलिसी लेना इनकम्प्लीट है। रिस्क जैसे बर्गलरी, राइड्स, फ्लड, साइबर थ्रेट्स और बिजनेस इंटरप्शन भी काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। सो ट्रेडर्स को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेना चाहिए, जैसे शॉपकीपर्स या बिजनेस ओनर्स पॉलिसी हो गई, पब्लिक प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस या कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी पॉलिसी हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, साइबर लाइबिलिटी, क्राइम इंश्योरेंस एटसेट्रा। ये काफ़ी लेयर्ड प्रोटेक्शन मॉडल बनाकर और हर टाइप का रिस्क कवरेज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये राह निकल कर आती है इस बात को लेके। मैम, कई सारे कॉलर्स और आ गए हैं दोबारा, तो फिर ज़रा उनके भी सवाल एक एक करके यहाँ पर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। देहरादून से हैं रमेश गौतम। ये कहना है कि ऑनलाइन सेलिंग करने वालों को कौन सा बीमा यहाँ पर लेना चाहिए? एक तो मैम मेरे ख्याल से आपने शायद वो साइबर वाला रिकमेंड किया था, उसके अलावा भी मैम कोई एक इंश्योरेंस है जो लेने चाहिए यहाँ पर? तो ऑनलाइन सेलर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साइबर इंश्योरेंस लेना। फिर क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट बाहर दे रहे हैं तो आपको मरीन या ट्रांजिट कवर होना चाहिए और साथ ही में प्रोडक्ट लाइबिलिटी भी लेना चाहिए, ताकि डेटा लॉस, डिलीवरी डैमेज और कस्टमर क्लेम्स का पूरा प्रोटेक्शन मिल सके। साइबर के अलावा एक तरह से मरीन लायबिलिटी वाला जो इंश्योरेंस है वो भी आप एक तरह से यहाँ पर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं गौतम जी, जहाँ तक कि यहाँ पर आपको ये सुझाव यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। मैम, इमरान अंसारी हैं दिल्ली से। ये इनका स्क्रैप का कारोबार है, कबाड़ का काम इनका कारोबार है, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे बीमा मिल सकता है अगर मेरा स्क्रैप का कारोबार है? तो इसके लिए मैम बीमा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में? स्क्रैप के काम का आप फायर पॉलिसी ले सकते हैं, आपके लिए, आपके वर्कर्स के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, आपका स्टॉक कोई पड़ा हुआ है उसके लिए आप कवरेज ले सकते हैं। फायर पॉलिसी तो यहाँ पर एक तरह से मैंडेटरी है ही सभी के लिए। एक तरह से जो कॉमन यहाँ पर निकल कर आता है कि जो भी जिस तरह के भी कारोबार हैं वहाँ पर फायर इंश्योरेंस तो यहाँ पर आपको लेना बहुत ज़रूरी है ही। मैम, अगर कोई कबाड़ है तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसका आकलन कैसे करती है? अगर इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाल सकें आप तो। उनके पास सर्वेयर्स और वैल्यूएशन के मैकेनिज्म होते हैं हर इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो उन कैलकुलेशन के थ्रू, और हर कंपनी का अपना भी हो सकता है, तो उन कैलकुलेशन के थ्रू ये वैल्यूएशन निकालती हैं। ओके मैम, अहमदाबाद से दीपक जौहरी हैं। ये कहने कि मैं फूड ट्रक के ज़रिए बिजनेस करता हूँ, मुझे कौन सा बीमा लेना चाहिए? ये काफ़ी ट्रेंड चल गया आजकल, फूड ट्रक जो काफ़ी चल गए हैं खास तौर पे मेट्रो सिटीज़ में और टियर 1 टियर 2 शहरों में भी। मैम, इनके लिए क्या रहेगी आपकी राय? सो फूड ट्रक बिजनेस के लिए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे कमर्शियल व्हीकल, सीजीएल, प्रॉपर्टी, अगेन वही फायर और इक्विपमेंट का कवरेज, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन और मनी इंश्योरेंस। ओके, तो मनी इंश्योरेंस है और कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बात है जब आप लेते हो गाड़ी तो उसमें इंश्योरेंस होता भी है। इनकेस अगर नहीं है तो उसको आप ज़रूर अपने इंश्योरेंस की लिस्ट में जो है इस कारोबार में खासतौर पर उसको शामिल ज़रूर करें। मैम, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स सेलर्स और डिलीवरी बेस्ड जो कारोबार में जो होते हैं वो जोखिम थोड़े अलग होते हैं।
इन डिजिटल व्यवसायों के लिए मैम विशेष बीमा कोई ऑप्शन मौजूद है मार्केट में? ऑनलाइन बिजनेस के लिए साइबर इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, क्योंकि वो अपने गुड्स बाहर भेजेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी। अगर वो सर्विस प्रदान कर रहे हैं तो एरर्स एंड ओमिशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन उनके एम्प्लॉयज के लिए। और अगर थोड़ी सी भी पॉलिसी कंपनी बड़ी हो जाती है तो एक डीएनओ करके इंश्योरेंस होता है, वो आपकी लीडरशिप को कवरेज देता है, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे जो इंश्योरेंस हैं उसको आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। खास तौर पे यहाँ पर अभी तक जितनी भी जानकारी हम लोगों ने ली है उसमें मोस्टली ये है कि आपके अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से होते हैं, तो उसको आप ध्यान में रख के अपने इंश्योरेंस का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। मैम, इंश्योरेंस में देखा गया है कि एक अंडर इंश्योरेंस भी होता है काफ़ी, यानी कि कम कवर लेना बहुत आम गलती लोग कर बैठते हैं। उनको पता नहीं होता है कि उनका कारोबार कितना बड़ा है, लेकिन इंश्योरेंस जब लेते हैं तो फिर बहुत कम कवर का वो लेते हैं। वहीं स्टॉक, मशीनरी और जो एसेट्स होते हैं वो उसके कहीं मूल्यांकन के लिए व्यापारियों को क्या कदम अपनाने चाहिए यहाँ पर, अगर एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो? आपने बिल्कुल सही बात करी। एक्चुअली जब कंपनीज इंश्योरेंस ले रही होती है तब उनको बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो अंडर इंश्योर्ड है कि नहीं है। जब क्लेम आता है और जब सर्वेयर आता है, इंश्योरेंस कंपनी आके वैल्यूएशन करती है, तब पता चलता है कि ये तो अंडर इंश्योर्ड है, और उसके वजह से उनको या तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या फिर पार्शियल क्लेम मिलता है। अब अंडर इंश्योरेंस अवॉइड करने के लिए हर साल आप एसेट रिवैल्यूएशन कराइए, आप प्रोफेशनल वैल्यूअर्स से रिप्लेसमेंट कॉस्ट असेस कराइए, इन्वेंट्री और इनवॉइसेस अपडेट रखिए, पॉलिसी लिमिट को इन्फ्लेशन और एक्सपेंशन के हिसाब से रिवाइज करते रहिए। एसेट रिवैल्यूएशन यहाँ पर एक मेजर पॉइंट है जो कि आपको हर साल यहाँ पर एक तरह से करते रहना चाहिए, क्योंकि हर साल जो होता है उसमें आपके जो कारोबार होता है उसमें उतार चढ़ाव होता है, कई सारे एसेट्स हटते हैं, कई सारे नए एसेट्स आते हैं, इसलिए उसको रीवैल्यू करिए, उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैम, कई बार जो होता है वो क्लेम सेटलमेंट लेने में यहाँ पर दिक्कत तो आती है। खैर, आपने जैसे बताया शुरुआत में कि कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जब आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए जा रहे होते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कारोबारियों को यहाँ पर उसको रोकने के लिए, जो क्लेम सेटलमेंट होता है उसको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं उनके लिए, क्या कर सकते हैं वो? क्लेम सेटलमेंट ठीक से कराने के लिए आपको बिल्कुल क्लेम आने के तुरंत ही उसी टाइम आपको बता देना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी या फिर आपके ब्रोकर को इमीडिएटली नोटिफाई करें जब आपका क्लेम आया है, ताकि उससे जो डिले इन नोटिफिकेशन है वो बच जाता है। दूसरा, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपडेटेड रखकर और उनको शेयर करना चाहिए। आपको पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए, और वो आपके स्टेप्स हैं जो आप इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएंगी, वो आपको बिल्कुल करते जाना चाहिए। ठीक है, तो ये राह निकल के आती है इन केस अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा हो या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो फिर ऐसे स्टेप्स को आप अपनाएं। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो मोस्ट प्रोबेबली स्मूथ हो जाएगा और उसका जो कवर होगा, जो उसका क्लेम होगा, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सकता है। मैम, बिजनेस में अचानक रुकावट यानी कि बिजनेस इंटरप्शन जो होता है उससे आय का नुकसान तो होता ही है। क्या इस तरह के नुकसान को कवर करने वाली पॉलिसी मौजूद है? इसे कब और कैसे यहाँ पर लिया जाना चाहिए? सो बेसिकली बिजनेस इंटरप्शन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो या तो टैंजिबल रिस्क है, जैसे कोई फायर हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया और उसके वजह से आपका बिजनेस रुक गया है। दूसरा होता है कि आपका कोई साइबर लॉस हो गया और उसके वजह से आपका इंटरप्शन हो गया है। तो जो बिजनेस इंटरप्शन जो फायर पॉलिसी के साथ है, तो ये क्या कवर करेगा? आपकी लॉस्ट इनकम, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, यूटिलिटीज या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रिज्यूमिंग ऑपरेशंस, वो आप मिलता है। दूसरा है जो साइबर रिलेटेड बिजनेस इंटरप्शन होता है, वो तब होता है जब आपकी कंपनी पर कोई साइबर ब्रीच हुआ है, एंड उसकी एक कैलकुलेशन होती है जब वो ब्रीच कंप्लीट होता है, और उसके हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। मैम, लास्ट एक रहेगा, मतलब जाते जाते एक फाइनल सवाल एक आम व्यापारी के लिहाज से अगर यहाँ पर पूछा जाए, तो अगर मैम कोई पहली बार इस तरह का इंश्योरेंस ले रहा है तो उसके लिए सबसे जो लिस्ट होगी इंश्योरेंस की, उसमें उसकी लिस्ट में क्या सा इंश्योरेंस शामिल होना चाहिए और कौन से बीमा से शुरुआत करना सबसे समझदारी भरा कदम उसके लिए हो सकता है? मैं कहती हूँ सबसे पहले आपको अगर आप स्मॉल मीडियम है या फिर शॉपकीपर है, तो आप पहले प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लीजिए। आप अपने उसके बाद आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस
इंश्योरेंसेस की तरफ देखिए जो जैसे आपके थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, और जब आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो जाए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, तो आपको एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और उनकी लाइफ को भी कवरेज मिलना चाहिए। तो प्रॉपर्टी या मरीन जो आपके मतलब बिजनेस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो दो तीन तरह के इंश्योरेंस हैं जो कि मैम की एक तरह से यह है कि इन केस अगर कोई पहली बार यहाँ पर इंश्योरेंस ले रहा है तो उसके लिए दो तीन इंश्योरेंस हैं, यानी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो आपको लेना ही लेना है, मरीन इंश्योरेंस जिससे कि ट्रांजिट में कोई दिक्कत आए तो कोई नुकसान अगर हो जाए तो उसके एक तरह से यहाँ पर आपको कवरेज मिले, और साथ ही साथ में जब आपका कारोबार बड़ा हो जाए और जब आपका कारोबार का परिवार बड़ा हो जाए, जब उसमें कई सारे एम्प्लॉय शामिल हो जाए, तो एक तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, जिससे कि एक कंप्लीट जो पैकेज है यहाँ पर वो आपके कारोबार की यहाँ पर सुरक्षा करेगा और आगे चलते कोई भी दिक्कत आती है तो उसको यहाँ पर एक तरह से समर्थन मिलेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आज कारोबारियों का हम लोग लेकर आते ये थीम, और उनके लिए मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस की जो ये पूरी थीम थी वो बहुत क्लियर करके आपने बताई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे सारे प्रोडक्ट्स की आपने थीम भी बताई, सारे प्रोडक्ट्स की आपने मीनिंग भी बताई, और किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है इंश्योरेंस का वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो भी आपने बताया, और बहुत ही आराम से, मतलब मेरे ख्याल से जितने भी कारोबारी होंगे उनको आसानी से समझ में आ भी गया होगा, और एक तरह से जब वो इंश्योरेंस लेंगे तो उनको एक तरह से यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी। मैम आज आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला और बहुत क्लैरिटी दी इसको लेके, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी आप अपना मार्गदर्शन जो है वो हमें और हमारे दर्शकों का करते रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कारोबार की सुरक्षा सिर्फ माल और संपत्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि बिजनेस की निरंतरता और परिवार की आशा की सुरक्षा है। यही बीमा चुनना, सही बीमा चुनना एक तरह से खर्च नहीं है बल्कि निवेश है। याद रखें कि बिजनेस चले तो घर चलता है, इसलिए बीमा एक तरह से जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको शो आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।